गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग की क्लास में आपका स्वागत है। आज चैप्टर नंबर 2 रिपेयरिंग प्रोसेस को डिस्कस किया जाएगा और साथ ही इसके ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। रिपेयरिंग वाहन के खराब अथवा टूट फूट की अवस्था में रख रखाव की प्रणाली रिपेयरिंग कहलाती है। इसकी आवश्यकता निम्न प्रकार समझी जा सकती है। पहाड़ों पर थ्रोटल वाल्व ज़्यादा खुला होना चाहिए तथा मैदानी भागों में कम। अतः पहाड़ पर चढ़ने वाली वाहन की रिपेयरिंग मैदानी वाहन से जल्दी होगी। इसी प्रकार छोटी छोटी दूरियां तय करने वाले वाहन को लंबी दूरी तय करने वाले वाहन की अपेक्षा रिपेयरिंग की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि जब जैसे जैसे लोड का वेरिएशन जिस वाहन में ज़्यादा होता है, कभी कम कभी ज़्यादा, या फिर एक साथ एक्सेलरेशन खोल दिया जाता है या इंजन पर लोड ज़्यादा होता है, तो जिस इंजन में लोड ज़्यादा होता है वहाँ रिपेयरिंग की ज़्यादा आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ इंजन के जो कंपोनेंट हैं उनसे ज़्यादा कार्य लिया जाता है। अतः रिपेयरिंग जहाँ कंपोनेंट्स की वेयरिंग होती है, टूट फूट होती है, वहाँ उस टूट फूट और उस वेयरिंग को ओवरकम करने के लिए, जिससे कि इंजन को पुनः उसकी मानक दक्षता के स्तर तक पहुंचाया जा सके, आवश्यक प्रोसेस रिपेयरिंग कहलाता है। यहाँ एक ऑब्जेक्टिव देखते हैं। निम्न में से किस प्रकार के वाहन की रिपेयरिंग की पुनरावृत्ति अधिक होगी? छोटी छोटी दूरी तय करने वाले वाहन की, लंबी दूरी तय करने वाले वाहन की, ढलान पर प्राय चढ़ने वाले वाहन की, अथवा ए व सी। तो इसका आंसर होगा ए तथा सी दोनों। छोटी छोटी दूरी तय करने वाले वाहन में लोड का वेरिएशन तथा इंजन पर अल्टरनेटिंग लोड लगता रहता है। दूसरा ढलान पर प्राय चढ़ने वाला वाहन, जहाँ पर लोड अधिक होता है। अतः दोनों ही केस में रिपेयरिंग की पुनरावृत्ति अधिक होगी। अगला टॉपिक आता है आपका रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेंडर वियर। सिलेंडर वियर के लिए रेस्पॉन्सिबल रीजंस। नंबर 1, नए सिलेंडर तथा पिस्टन की संपर्क सतह पर अनियमितता अधिक होती है। सामान्यतः प्रथम 15,000 किलोमीटर में सिलेंडर का व्यास 0.08 mm तक घिस जाता है। जब हम कोई नया व्हीकल लेते हैं तो उसकी जो सिलेंडर की सतह है, आंतरिक सतह तथा पिस्टन की बाह्य सतह, नई अवस्था में वह एकदम स्मूथ नहीं होती है। मैंने आपसे पहले भी कहा था, जो लास्ट लेक्चर लिया था, कि इंजन को जिस समय असेंबल कर दिया जाता है तो उसे लगभग 2 या 3 घंटे के लिए आइडल कंडीशन में चलाया जाता है, जिससे कि उसके विभिन्न कंपोनेंट स्मूथ हो जाएं। तो यदि नए इंजन के कंपोनेंट्स होंगे तो उसकी सतह एकदम स्मूथ नहीं होगी, जिससे कि वेयरिंग ज़्यादा होगी, उसके जो कंपोनेंट हैं वह घिस जाएंगे। नंबर 2, इंजन सिलेंडर का तापमान सभी जगह पर समान नहीं होता है, अतः असमान घिसाव होता है। जैसा कि आप जानते हैं, टीडीसी पर कंबशन स्ट्रोक अपीयर होता है तथा बीडीसी या स्कर्ट का टेम्परेचर टीडीसी से कम होगा, काफ़ी कम होगा। अतः जो वेयरिंग होगी वह टीडीसी वाले पोर्शन पे, मतलब टीडीसी टॉप डेड सेंटर, टीडीसी या पिस्टन के टॉप पर वेयरिंग ज़्यादा होगी तथा स्कर्ट में वेयरिंग कम होगी। तीसरा कारण है दहन उत्पाद में प्राय एसिड बनता है। यदि दहन उत्पाद में एसिड बनेगा तो जो इंजन का पिस्टन का जो टॉप है, जहाँ पर कंबशन हो रहा है, वह सरफेस तथा सिलेंडर
की जो आंतरिक सतह है उसका संक्षारण होगा। संक्षारण होने पर वह सतह घिस जाएगी, वियर हो जाएगी। तो इस प्रकार संक्षारण के कारण भी घर्षण उत्पन्न होगा तथा सतह घिस जाएगी। इस टॉपिक के आधार पर एक ऑब्जेक्टिव, सिलेंडर घिसाव के निम्न कारण हैं। नंबर 1 सतह अनियमितता, नंबर 2 असमान तापमान, नंबर 3 एसिडिक उत्पाद और नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो ये ए, बी तथा सी तीनों ही इसके कारण हैं, अतः इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, सिलेंडर को घिसा हुआ घोषित करने के मानक हैं। सिलेंडर को आप किस आधार पर घिसा हुआ घोषित कर सकते हैं? ए, सिलेंडर के बोर का व्यास मापना चाहिए या सिलेंडर के बोर का व्यास एक यदि पर्टिकुलर रेंज से कम है तब। नंबर 2 सिलेंडर पिस्टन क्लीयरेंस 0.25 mm से अधिक होने पर। नंबर 3 इंजन की दक्षता कम होने पर तथा संपीड़न पर्याप्त न होने पर। और नंबर 4 उपरोक्त सभी। तो यदि सिलेंडर के बोर का व्यास आपने मापा और बोर का व्यास बढ़ गया है तब आप सिलेंडर को घिसा हुआ घोषित कर सकते हैं, या फिर क्लीयरेंस 0.25 mm से अधिक है तब भी आप सिलेंडर को घिसा हुआ घोषित कर सकते हैं। अतः इसका आंसर होगा डी। और इन दोनों ही की वजह से इंजन की दक्षता कम हो जाएगी, तो उपरोक्त सभी आंसर है इसका डी। सिलेंडर रिबोरिंग। रिबोरिंग क्या होती है और रिबोरिंग कब की जाती है? सिलेंडर का अवकाश 0.3 mm से अधिक होने पर सिलेंडर रिबोर किया जाता है। मल्टी सिलेंडर इंजन में रिबोरिंग के लिए सर्वाधिक घिसे सिलेंडर को आधार बनाया जाता है तथा रिबोरिंग के पश्चात नए साइज का या बड़े साइज का पिस्टन लगाया जाता है। रिबोरिंग हम देखते हैं कि यदि सिलेंडर और पिस्टन के बीच का जो क्लीयरेंस है वह क्लीयरेंस 3 mm से अधिक हो गया है, तब हमें सिलेंडर को रिबोर करने की आवश्यकता होती है। रिबोर कर हम सिलेंडर में बड़े साइज का पिस्टन लगा देते हैं अथवा लाइनर लगा देते हैं। मल्टी सिलेंडर इंजन में रिबोरिंग के लिए सबसे अधिक घिसे हुए सिलेंडर को आधार बनाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि सभी सिलेंडर का जो साइज है, डायमीटर है, वह समान होना चाहिए। असमान होने पर लोड अनबैलेंस्ड हो जाएगा और अनबैलेंस होने की वजह से विभिन्न सिलेंडरों में किसी में ज़्यादा वियरिंग होगी, किसी में कम वियरिंग होगी तथा उन सिलेंडरों से संबंधित कंपोनेंटों की वियरिंग भी अलग अलग होगी। लोड अनबैलेंस होने की वजह से एक्सीडेंट के चांस ज़्यादा रहेंगे और टूट फूट के चांस भी ज़्यादा रहेंगे। इसके आधार पर एक क्वेश्चन देखिए, मल्टी सिलेंडर इंजन में रिबोरिंग का आधार साइज होता है सर्वाधिक घिसा हुआ सिलेंडर साइज, सबसे कम घिसा हुआ सिलेंडर साइज, मध्यम घिसा हुआ सिलेंडर साइज या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सर्वाधिक घिसा सिलेंडर साइज। रिबोरिंग की प्रक्रिया आवश्यक टूल प्रक्रिया लागत, यथार्थता, चाल तथा सतह रुक्षता पर निर्भर करती है। यह निम्न प्रकार की मशीनिंग से हो सकती है। नंबर 1 खराद मशीन पर मशीनन, नंबर 2 हॉनिंग, नंबर 3 बोरिंग, नंबर 4 ग्राइंडिंग, नंबर 5 रीमिंग। इस सभी प्रोसेस से
प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट में या वर्कशॉप में आप परिचित रहे होंगे। खराद मशीन पर मशीनन करके इंजन के सिलेंडर का आंतरिक डायमीटर व्यास बढ़ाया जाता है। होनिंग सतह स्मूथ करने के लिए किए जाने वाला प्रोसेस है। इसकी एक्यूरेसी बहुत अधिक होती है। बोरिंग आंतरिक डायमीटर बढ़ाए जाने के लिए किए जाने वाला प्रोसेस है। ग्राइंडिंग का प्रयोग भी सतह को स्मूथ करने के लिए किया जाता है तथा रीमिंग भी बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ सतह को स्मूथ करने वाला एक प्रोसेस है। इसके आधार पे क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस? होनिंग, बोरिंग, रीमिंग या ग्राइंडिंग। होनिंग, रीमिंग और ग्राइंडिंग तीनों ही सतह को स्मूथ करते हैं, अतः बोरिंग इज नॉट अ सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस। अगला टॉपिक देखिएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिवोर्स। किसी सिलेंडर में कितने रिवोर्स किए जा सकते हैं या सिलेंडर को कितनी बार बोर किया जा सकता है? सिलेंडर की मोटाई इतनी रखी जाती है कि सिलेंडर को कम से कम 2 या 3 बार बोर किया जा सके। यह निर्णय सिलेंडर के अंतिम साइज पर निर्भर करता है। अर्थात मार्केट में सिलेंडर का सबसे बड़ा साइज जो कि उस प्रकार के इंजन के लिए बनाया गया हो, या फिर लाइनर का सबसे बड़ा साइज जो कि उस प्रकार के इंजन के लिए बनाया गया हो, इन पर मैक्सिमम नंबर ऑफ बोर निर्भर करते हैं। रिबोरिंग के लिए 1.25 mm से 1.5 mm धातु सिलेंडर पर अधिक होती है। अर्थात सिलेंडर का जो डायमीटर है वह नॉर्मल डायमीटर से 1.25 से 1.5 mm तक अधिक होता है। उसकी जो थिकनेस है वह इतनी 1.25 से 1.5 अधिक होती है। ठीक है, इसके आधार पर क्वेश्चन देखिएगा, सिलेंडर रिबोरिंग की जा सकती है 2 से 3 बार, 3 से 5 बार, 1 बार, या रिबोरिंग नहीं करनी चाहिए। तो इसका आंसर है 2 से 3 बार। सिलेंडर लाइनर क्या होते हैं? अत्यधिक परिष्कृत सतह प्राप्त करना सिलेंडर के आंतरिक भाग में कठिन कार्य होता है तथा सिलेंडर देगचून अर्थात कास्ट आयरन देगचून का होने पर वियरिंग भी अधिक होती है, अतः इसमें लाइनर फिट किया जाता है। यह इंटरफेरेंस फिट होता है, अतः सिलेंडर को पहले 350 डिग्री तक गर्म करते हैं। अतः सिलेंडर को 350 डिग्री सी तक गर्म करते हैं। गर्म करने से इसका थर्मल एक्सपेंशन हो जाता है तथा इसका जो आंतरिक आंतरिक व्यास होता है वह बढ़ जाता है, जिससे कि लाइनर आसानी से फिट हो जाता है। इसी प्रकार स्लीविंग हेतु भी इसे 350 डिग्री तक गर्म किया जाता है। यहाँ एक क्वेश्चन देखिएगा, स्लीविंग हेतु सिलेंडर को गर्म किया जाता है 250 डिग्री सी पर, 1500 डिग्री सी पर, 750 डिग्री सी पर या 350 डिग्री सी पर। इसके लिए सिलेंडर को 350 डिग्री सी पर गर्म किया जाता है। सिलेंडर के बाहरी भाग को अधिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए सिलेंडर पर एक बाहरी स्लीव चढ़ाई जाती है। ठीक है, अगला, सिलेंडर लाइनर लगाने से पूर्व सिलेंडर को लाइनर के आकार का बना लेते हैं। जो सिलेंडर का आंतरिक व्यास है उसे लाइनर के आकार का बना लेते हैं। लाइनर 4 प्रकार से फिट किया जा सकता है। नंबर 1, द्रवीय प्रेस फिट विधि द्वारा। नंबर 2, स्क्रू प्रेस फिट विधि द्वारा। नंबर 3,
फ्रीजिंग मेथड और नंबर 4 हीटिंग मेथड। द्रवीय प्रेस फिट विधि मतलब हाइड्रोलिक प्रेस यूज की जाती है फिट करने के लिए। स्क्रू प्रेस फिट में स्क्रू प्रेस यूज़ की जाएगी उसको फिट करने के लिए। फ्रीजिंग में जो लाइनर है इसको फ्रीज किया जाता है। हीटिंग मेथड में सिलेंडर को हीट किया जाता है। फ्रीजिंग में जब लाइनर को आप फ्रिज करेंगे तो वह श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, जबकि हीटिंग मेथड में जब सिलेंडर को हीट करेंगे तो उसका थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा। रिपेयरिंग एंड फिटमेंट ऑफ वॉल्व एंड वॉल्व गाइडर। वॉल्व रिपेयरिंग के अंतर्गत मुख्यतः निम्न कार्य किए जाते हैं। वॉल्व को सिलेंडर हेड से निकालना, वॉल्व हेड व स्टम की सफाई करना, वॉल्व पोर्ट व गाइड की सफाई करना, वॉल्व की रिग्राइंडिंग करना, वॉल्व सीट की फेसिंग करना, पुनः असेंबली करना, टैपेट या रॉकर के मध्य का अवकाश समायोजन करना। नंबर 1, वॉल्व को सिलेंडर से निकालना। स्प्रिंग संपीड़क की सहायता से स्प्रिंग को दबाकर वॉल्व को निकाला जाता है। इसके लिए चित्र मैं PDF में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चित्र 2.5 तथा चित्र 2.7 द्वारा वॉल्व गाइड को निकाला जाता है। यह मैं PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। वॉल्व की जांच करना। वॉल्व की जांच निम्न बिंदुओं पर की जाती है। नंबर 1, वॉल्व जलाना हो, वॉल्व की सतह पर पेडिंग न हो, वॉल्व व्यास सही हो, कार्बन का जवाब न हो तथा नमन सही हो। अधिकतर जांच देखने मात्र से ही हो जाती हैं, बस नमन की जांच डायल गेज की सहायता से की जाती है। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव देखिएगा। लाइनर का प्रयोग किया जाता है फ्यूल खपत को कम करने हेतु, सामर्थ्य बढ़ाने हेतु, सिलेंडर को घिसने से बचाने हेतु या उपरोक्त में से कोई नहीं। लाइनर का प्रयोग सिलेंडर को घिसने से बचाने हेतु किया जाता है। वॉल्व की जांच निम्न बिंदुओं के अंतर्गत नहीं की जाती है। वॉल्व जलाना हो, कार्बन का जमाव न हो, नमन न हो या क्लीयरेंस वॉल्यूम बढ़ गया हो। तो इस अवस्था में यह ABC तीनों ही के अंतर्गत वॉल्व की जांच की जाती है, परंतु क्लीयरेंस वॉल्यूम बढ़ने से अभिप्राय सिलेंडर साइज या पिस्टन साइज में वेरिएशन होने से है, ना कि वॉल्व से। अतः क्लीयरेंस वॉल्यूम बढ़ गया हो यहाँ आंसर होगा। डायल गेज नमन प्रदर्शित करता है। डायल गेज में कोई विक्षेप नहीं होता। डायल गेज विक्षेप प्रदर्शित करता है। डायल गेज 50 रीडिंग से अधिक दर्शाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। डायल गेज नमन प्रदर्शित करेगा, मतलब नमन का मतलब बेंडिंग। तो यदि डायल गेज में विक्षेप होता है तो यह नमन प्रदर्शित करता है, अतः आंसर B होगा। वॉल्व सीट की फेसिंग की जाती है लीकेज को रोकने हेतु, टाइमिंग सेट करने हेतु, एफिशिएंसी बढ़ाने हेतु या A और C। वॉल्व सीट का टाइमिंग सेट करने से कोई अभिप्राय नहीं है, अतः आंसर A और C, मतलब D इसका आंसर होगा। आज की क्लास में इतना ही। इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। धन्यवाद।